हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना हथियार उठाए भी एक देश आज़ाद हो सकता है? आज हम समझेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज ऑफ सत्याग्रह, जहां महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे देश को एकजुट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की। अब ये कहानी ना सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई की नहीं है। ये कहानी इस सवाल की भी है कि आखिर आज़ादी का असली मतलब क्या था और किसके लिए क्या मतलब था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक जन सैलाब की, एक ऐसे आंदोलन की जिसमें लाखों करोड़ों लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक मकसद के लिए सड़कों पर उतर आए थे। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर वो क्या चीज थी जो लाखों लोगों को एक इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ एकजुट कर रही थी। और जब वो सब आज़ादी का नारा लगाते थे तो हर किसी के जहन में उसकी तस्वीर क्या थी। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद के भारत से। सोचिए, एक ऐसा दौर जब देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। और ठीक इसी माहौल में एक नए नेता आते हैं, एक बिल्कुल नए विचार के साथ। जरा उस समय के हालात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। महंगाई आसमान पर थी, फौज में जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी, फसलें खराब हो चुकी थीं और ऊपर से एक महामारी ने करीब 1.25 करोड़ जानें ले ली थीं। मतलब चारों तरफ सिर्फ दुख और गुस्सा था। लोग बदलाव चाहते थे। और फिर साल 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे और वो अपने साथ संघर्ष का एक ऐसा तरीका लेकर आए थे जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में पहले ही आजमा चुके थे। और ये नया तरीका था सत्याग्रह। इसका जो मूल विचार है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ चुपचाप जुल्म सहना नहीं था। इसका मकसद लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि सच और अहिंसा की ताकत से जुल्म करने वाले की आत्मा को झकझोर देना था, उसे बदलने पर मजबूर करना था। गांधी जी खुद कहते थे कि सत्याग्रह असल में एक आत्मबल है, एक रूहानी ताकत। ये विरोध का एक बहुत ही सक्रिय, बहुत ही शक्तिशाली लेकिन पूरी तरह नैतिक तरीका था, जिसमें हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो ये विचार भारत की जमीन पर कैसे फैला? चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे विरोधों से शुरू होकर ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया, खासकर तब जब ब्रिटिश सरकार ने इसे बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। इसकी शुरुआत हुई रॉलेट एक्ट से। सोचिए, एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेजों को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। जाहिर है, इस कानून ने पूरे देश में गुस्से की एक आग लगा दी। अंग्रेजों ने इस गुस्से का जवाब कैसे दिया? और ज्यादा सख्ती से। कई शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मतलब सारे नागरिक अधिकार खत्म और सड़कों पर सिर्फ सेना का राज। और फिर आया इतिहास का वो काला दिन, जलियांवाला बाग का नरसंहार। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश की आत्मा को झिंझोड़ कर रख दिया और आज़ादी की लड़ाई की आग को और ज्यादा भड़का दिया। इस नर हत्या के बाद भी दमन और जिल्लत का जो दौर चला, उससे लोगों का डर खत्म हो गया था। अब उनके मन में एक बड़े और संगठित आंदोलन का संकल्प और भी पक्का हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में 1921 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। और इस पूरे आंदोलन के दिल में एक शब्द था, स्वराज। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस एक शब्द के मायने हर किसी के लिए बिल्कुल अलग थे। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। स्वराज सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, ये हर तबके की, हर इंसान की अपनी अपनी आज़ादी की एक उम्मीद बन गया था। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक ही शब्द स्वराज, लेकिन मतलब कितने अलग अलग। शहर के मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार। वहीं अवध के किसान के लिए स्वराज का मतलब था ज्यादा लगान से छुटकारा। और असम के बागान मजदूर, उनके लिए तो स्वराज का मतलब था उन बागानों की कैद से आज़ाद होकर अपने गांव लौट पाना। एक शब्द और कितनी सारी उम्मीदें। लेकिन स्वराज की इन्हीं अलग अलग व्याख्याओं की वजह से कहीं कहीं आंदोलन हिंसक भी हो गया, जैसे कि चौरी चौरा में। और इसी वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये एक तरह से सोचने, समझने और रणनीति पर फिर से विचार करने का वक्त था। कई सालों की बहस और दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी के बीच आंदोलन की आग एक बार फिर से जगी। लेकिन इस बार मांग पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और साफ थी, पूर्ण स्वतंत्रता। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था।
अब आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों के राज में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी पाना नहीं था। अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी तरह से आज़ादी। और इस बड़ी मांग को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने नमक जैसी एक बहुत ही साधारण चीज को चुना। नमक मार्च ने आज़ादी के एक बड़े विचार को एक ऐसे ठोस काम में बदल दिया जिसे देश का हर इंसान समझ सकता था और उससे खुद को जोड़ सकता था। ये सचमुच कमाल का कदम था। नमक मार्च के साथ ही संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जैसा कि पहले हुआ था, इस बार भी आंदोलन में शामिल होने वाले अलग अलग लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें और अपने अपने मकसद थे। इस दौर में भी हम देखते हैं कि अलग अलग वर्गों के हित आपस में टकरा रहे थे। जैसे अमीर किसान चाहते थे कि लगान कम हो, जबकि गरीब किसान चाहते थे कि उनका लगान पूरी तरह माफ हो जाए। इन मतभेदों की वजह से सबको एक साथ लेकर चलना हमेशा एक बड़ी चुनौती बना रहा। ये तस्वीरें आंदोलन के दो चेहरों को एक साथ दिखाती हैं। एक तरफ सड़कों पर उतरा हुआ आम लोगों का जुनून था, उनकी भागीदारी थी, और दूसरी तरफ बंद कमरों में नेताओं के बीच चल रही रणनीतिक बहस और योजनाएं थीं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी दौर में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की आवाज़ भी गूंज रही थी। वो संघर्ष का एक बिल्कुल अलग, एक शक्तिशाली नजरिया पेश कर रहे थे, जो पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित नहीं था। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक राष्ट्र की कहानी आखिर कौन लिखता है? क्या वो सिर्फ कुछ बड़े नेता होते हैं, या फिर वो कहानी उन करोड़ों गुमनाम आवाज़ों से बनती है, उन किसानों, उन मजदूरों, उन आदिवासियों और उन महिलाओं से, जिन्होंने स्वराज के अपने अपने मायने गढ़े थे, अपने अपने सपने देखे थे। भारत की आज़ादी की कहानी असल में इन अनगिनत आवाज़ों की ही कहानी है। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यही एंड होता है। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें और स्टडी वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।